हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मंथन एकेडमी पे। तो आज की ये सीरीज क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें सोशल साइंस की सीरीज चलने वाली है। तो जैसा कि क्लास 10th के बच्चों को पता होगा कि क्लास 10th में सोशल साइंस की 4 बुक है, और इन 4 बुक में से जो हमारी पहली बुक सिविक्स, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज। और सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है पावर शेयरिंग। तो बात कर ले कि पावर शेयरिंग एक्चुअल में होती क्या है। तो जो पावर शेयरिंग का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों को बांटना। तो ये डिपेंड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर भी कि हमने कौन से सिस्टम को एडॉप्ट किया है, किसके अंदर क्या चीजें हैं। अगर सही चीजें नहीं होती है तो कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ गए तो सिविल वॉर भी देश में हो सकता है। तो मैं आपको इन्हीं 2 देशों की कहानी सुनाने वाला हूं, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका की। तो ध्यान देंगे बेटा कि पावर शेयरिंग के अंदर क्या क्या है। तो पावर शेयरिंग के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका को। तो बेल्जियम और श्रीलंका की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये मैप देखेंगे। अब आप ये मैप देखेंगे तो इस मैप के अंदर आपको ऊपर जो ये लाइट पोर्शन नजर आ रहा है, ये लाइट पोर्शन को हम बोलते हैं फ्लैमिश रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लैमिश रीजन। और ये जो डार्क पोर्शन आपको दिख रहा है ये है वेलोनिया रीजन। कौन सा रीजन है ये? वेलोनिया रीजन। और ये हमारी कैपिटल है। क्या है? ये हमारी कैपिटल है, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। क्या नाम है जिसका? ब्रुसेल्स। अब ध्यान देंगे, बेल्जियम, बेल्जियम कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। जो बेल्जियम है वो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसके कैपिटल का जो नाम है, इसके कैपिटल का जो नाम है वो है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। अब बात करूं पॉइंट्स की तो ध्यान दीजिएगा। देयर आर 3 कम्युनिटीज इन बेल्जियम। बेल्जियम के अंदर 3 कम्युनिटीज है। बेल्जियम के अंदर कितनी कम्युनिटीज है? 3 कम्युनिटीज है, जो 3 डिफरेंट लैंग्वेज को बोलती है, जिसमें से एक डच, जर्मन और फ्रेंच है। तो ध्यान देंगे, फ्लेमिश, जो फ्लेमिश रीजन है, मैंने अभी बताया आपको ऊपर, जो फ्लेमिश रीजन है उसमें डच लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं। नीचे जो आपने देखा वेलोनिया, वेलोनिया के अंदर फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है। इसके बाद जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं वो छोटा सा जर्मन रीजन, वहां पे जर्मन लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं, वो याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर मैं स्टार्ट करूं तो बेल्जियम is a small country in the continental of Europe. It is smaller in area than our state हरियाणा। अब हम बात करें तो यूरोप के छोटे देशों में से एक है बेल्जियम, और बेल्जियम जो है ये हमारे हरियाणा का भी हाफ है। अगर मैं बात करूं हमारे हरियाणा के अंदर अगर 2 करोड़ की पॉपुलेशन है तो इनकी पॉपुलेशन होगी 1 करोड़ की। ठीक है। तो ये हमारे हरियाणा का क्या है? हाफ है। आगे, बेल्जियम बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। और बात करें हम इसके बॉर्डर की तो जो बेल्जियम है, बेल्जियम की एरिया कैपिटल ब्रुसेल्स। और ये बॉर्डर किस किस से शेयर करती है? तो ये बॉर्डर शेयर करती है लग्जमबर्ग से, जर्मनी से, फ्रांस से, नीदरलैंड से। तो ये कुछ कंट्रीज के नाम आपको याद रखने जिससे ये बॉर्डर शेयर करते हैं। कई बार एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन देके आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ इन 4 में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। करता है? नहीं करता, आपसे पूछ लेते हैं। तो ये याद रखना आपको सारे कि कौन कौन से बॉर्डर है। मैंने मैप में आपको दे दिया है कि बेल्जियम ये दिख रहा, बेल्जियम, इसके कैपिटल ब्रुसेल्स ये रही, लग्जमबर्ग ये रहा, जर्मनी ये रहा, नीदरलैंड ये रहा और फ्रांस ये रहा। ठीक है। तो आपको चारों तरफ से इसके बॉर्डर याद रखने हैं। इट्स पॉपुलेशन इज लिटिल मोर देन 1 करोड़। मैंने आपको बताया 1 करोड़ से कम, ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर हरियाणा। हमारे देश में जो हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट की पॉपुलेशन अगर 2 करोड़ है तो इनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है। तो हम बात करें पॉपुलेशन की तो हमारे हरियाणा की हाफ पॉपुलेशन जो है वो बेल्जियम की होने वाली है। इसके बाद इसके आगे आप देखेंगे, इसके आगे क्या है। अब मैं बात करूं बेल्जियन सोसाइटी के बारे में बात करूं। अब मैंने अभी आपको बताया कि 3 कम्युनिटीज यहाँ पे है, 3 कम्युनिटीज यहाँ पे हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि बेल्जियम इज अ small country but the ethnic structure of its society is very complex। अब बेल्जियम है तो छोटा लेकिन एथनिक जो स्ट्रक्चर है उसका वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और एक कंट्री के अंदर अगर डिफरेंट रिलीजियस को फॉलो करने वाले लोग रहें तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती ही है। ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करूं
तीन अलग अलग रीजन में, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक अ डच लैंग्वेज। मैंने अभी बताया कि फ्लेमिश जो रीजन है इसमें 59% लोग रहते हैं जो क्या कौन सी भाषा को बोलते हैं बेटा, डच को। किसको बोलते हैं लोग, डच को बोलते हैं। और वेलोनिया में रहते हैं 40%। कितने रहते हैं, 40%। द रिमेनिंग 40% लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच, ठीक है, याद रखना है। वेलोनिया में जो 40% लोग रहते हैं वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, फ्रेंच बोलते हैं। इसके अलावा द रिमेनिंग 1% स्पीक जर्मन, और 1% यहाँ पे लिखा हुआ है 1% जो लोग हैं बेल्जियम के अंदर वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो जर्मन भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा। अब थोड़ी सी कहानी उल्टी है हमारे कैपिटल ब्रुसेल्स की। यहां पे आपने देखा कि फ्लेमिश में जो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं वो मेजोरिटी में है, इनके नंबर्स ज्यादा हैं। और वेलोनिया में जो फ्रेंच बोल रहे हैं ये माइनॉरिटी, इनके नंबर्स कम हैं, ठीक है। अब ये जो है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ये बिल्कुल अपोजिट कैसे होगा, ध्यान देना, ब्रुसेल्स में अपोजिट कैसे होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है, 80% of the people in the capital Brussels speak French and 20% speak Dutch। अभी डच मेजोरिटी थे, यहाँ पे डच क्या है, माइनॉरिटी है। 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं ब्रुसेल्स के अंदर, और 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। ये अपोजिट है ब्रुसेल्स में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं बात करूं वहां की प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम्स क्या है बेल्जियम के अंदर, मेन चीजें क्या है जिससे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, तो कौन से ऐसे रीजन है, ध्यान देना सभी। द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी, अभी मैंने आपको बताया कि 40% जो लोग हैं वो क्या है, फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी इज कंपैरेटिवली मोर प्रोस्पेरियस एंड पावरफुल। आपने ये तो सुना ही होगा, जिनके नंबर्स कम होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, या ज्यादा पावरफुल लोग कम होते हैं। तो यहाँ पे वही है कि फ्रेंच लोग हैं तो कम, लेकिन ये प्रोस्पेरियस और पावरफुल ज्यादा हैं, ठीक है। आगे, द डच स्पीकिंग पीपल हु बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर वर रिसेंटफुल ऑफ दिस सिचुएशन। अब मैं बात करूं डच स्पीकिंग जो लोग करते हैं, डच स्पीक जो लोग बोलते हैं, ठीक है, बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेनिफिट है वो बहुत देर से मिला, एजुकेशन बहुत देर से मिला, रिसेंटफुल फॉर दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन की वजह से वो लोग बहुत ही नाराज थे, ठीक है। आगे, टेंशन बिटवीन द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग ग्रुप बिगन टू ग्रो इन द 1950 टू 1960। अब 1950 टू 1960, 1950 टू 1960 बीच में क्या हुआ, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे तेज होने लगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि टेंशन जो है वो धीरे धीरे तेज होने लगा इसमें। आगे, द मोस्ट एक्यूट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज वाज सीन ब्रुसेल्स। ये कहां देखने को मिला हमें, ब्रुसेल्स में देखने को मिला। दिस वाज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जो कि एक अलग ही तरीके की समस्या थी बेल्जियम के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके आगे, द डच स्पीकिंग पीपल वर रिलेटिवली numerous in number but were poor in wealth and prosperity। अब मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे इनके नंबर्स कम थे, ठीक है, और डच बोलने वाले जो लोग हैं इनके नंबर्स ज्यादा हैं। अब जो जिनके नंबर ज्यादा हैं ये पुअर, ये गरीब है, ठीक है, और जिनके नंबर कम है ये रिच, ये अमीर है, ये प्रोस्पेरियस है, वेल्दी है, ये वेल्दी नहीं है, प्रोस्पेरिटी नहीं है, तो पुअर, ये लोग क्या है, ये लोग गरीब है। तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, जिसको बेल्जियम की प्रॉब्लम कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। इसके आगे अब स्टार्ट करते हैं श्रीलंका को। तो श्रीलंका ध्यान देना, श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने इंडिया के मैप में आप सभी को नजर आ गया होगा, इंडिया के मैप में आप सभी ने देखा होगा कि इस तरीके, यहाँ पे इस तरीके से आपको श्रीलंका नजर आता है। जो हमारी ये सर्दन कोस्ट है, सर्दन कोस्ट के थोड़ा सा नीचे ये हमें श्रीलंका नाम का देश हमें नजर आता है, ठीक है। तो इसी के बारे में, श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान देना एक बार। क्या है, श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री लोकेटेड
few किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो हमारा जो सदर्न कोस्ट है तमिलनाडु का, तमिलनाडु हमारे यहाँ पे है, जो हमारा सदर्न कोस्ट है तमिलनाडु का, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही देश है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। आगे, इट्स पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़, मतलब कि इक्वल टू हरियाणा। और इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़, जो कि हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। ठीक है, और आपने देखा बेल्जियम हाफ था, मतलब उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। याद रखना आपको ये। इसके आगे, like other countries in South Asia, Sri Lankan population consists of people from many ethnic groups। और साउथ एशिया के जो अदर कंट्रीज है, साउथ एशिया की जो अदर कंट्रीज है, उन्हीं में से श्रीलंका की पॉपुलेशन कंसिस्ट भी जो है वो मैनी एथनिक ग्रुप्स की तरह है। मतलब कि हमारे साउथ एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बहुत सारी एथनिक ग्रुप रहती है, जिसकी वजह से क्या है, हर देशों में थोड़ा मोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहता है। आगे देखिए, द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल ग्रुप इज द सिन्हालास, whose population is 74% of the total population, then come from Tamil, whose population 18%, और total population Tamil people, Tamils from Sri Lanka origin 30%, the Hindustani Tamil are descendants of people brought from the India work and plantation during the colonial era। मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या है इसमें, क्या क्या बोला गया। सबसे पहले द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल ग्रुप ऑफ सिन्हालास, वहां पे सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रुप कौन सा है? सिन्हालास। सिन्हालास कौन है? सिन्हालास जो है वो श्रीलंका के मेन मूल निवासी है, जो यहाँ के लोग हैं, सिन्हालास लोग हैं, जो बिल्कुल मेन है कहाँ के? श्रीलंका के। आगे, whose population 74, उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी है? तो 74 है, याद रखिए। Now comes from Tamil, where population is 18, जो तमिल लोग हैं उनकी परसेंट कितनी है? 18% है टोटल पॉपुलेशन। तमिल पीपल, तमिल श्रीलंकन कितने हैं? 13% है, और बाकी जो बच गया परसेंटेज वो अदर कम्युनिटी है। क्या है वो? अदर कम्युनिटी के लोग हैं। ठीक है, इसके बाद द हिंदुस्तानी तमिल आर डिसेंडेंट्स ऑफ पीपल brought from the India work of plantation during colonial era। अब ये जो तमिल लोग हैं ये इंडिया से तमिल कैसे है? तो कॉलोनियल एरा के टाइम पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, मतलब खेती करवाने के लिए जो लोग हैं वो तमिलनाडु से इंडिया लाए गए थे, जिनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम के बीच में बन गई है। किसके बीच में? इंडियन तमिल्स के बीच में और श्रीलंकन सिन्हालास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बना है वो यहाँ की प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे ये मैप है, श्रीलंका का मैप है, ये सबसे ऊपरी पोर्शन है। ठीक है, नॉर्दर्न सदर्न। मेजोरिटी इन श्रीलंका, मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट होने वाला है। तो मेजोरिटीनिज्म इन श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। अब हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका को आजादी कब मिली? तो श्रीलंका को आजादी मिली 1948 में, हमारे एक साल के बाद। हमें आजादी कब मिली थी? 1947 में। इनको कब? 1948 में। ये ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का भी है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू का भी है। ठीक है, द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका वाज सिलोन। याद रखना आपको कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। ठीक है, याद रखना है कि पुराना नाम क्या है इसका? सिलोन नाम है। द लीडर ऑफ द सिन्हालास कम्युनिटी वांट टू डोमिनेट द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजॉरिटी। और सिन्हालास की क्या थी? वहां पे मेजॉरिटी थी। मैंने बताया आपको कि ये लोग कितने थे? 74%। अब 74% से इनकी मेजॉरिटी थी, तो यही लोग क्या था? गवर्नमेंट को रूल करते थे। ठीक है, आगे, बिकॉज ऑफ दिस द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट took several steps under its the majorityism of establish the dominance of the सिन्हालास कम्युनिटी। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे गवर्नमेंट चुना गया, और गवर्नमेंट चुना किसको? सिन्हालास कम्युनिटी ने। और तो सिन्हालास कम्युनिटी का क्या हुआ? डोमिनेट था यहाँ पे। आगे, इन 1956 a law was passed declare Sinhalas as a sole official language replacing तमिल। अब क्या था? इन्होंने बोला अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज करते हैं, और ये अब कह रहे हैं कि श्रीलंका का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होने वाला है वो सिन्हालास होने वाला है, तमिल की वैल्यू कुछ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। आगे, अ पॉलिसी ऑफ गिविंग दिस प्रेफरेंस ऑफ सिन्हालास इन द
यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड, और इनके लिए क्या था, प्रेफरेंस दिया गया किनको, सिनालास को। कहां पे, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो सिनालास कम्युनिटी को दिया गया। तो ये तमिल्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे। आगे देखेंगे नेक्स्ट, a new constitution also provide that the government would protect and promoting Buddhism। अब ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, गवर्नमेंट अब प्रमोट करेगी बुद्धिज्म्स को। क्यों? क्योंकि सिनालास, जो श्रीलंका के जो सिनालास हैं वो फॉलो करते हैं बुद्धिज्म्स को, तो ये बुद्धिज्म को प्रमोट भी करेंगे और उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे। मतलब तमिल्स को अभी कोई वैल्यू नहीं की जा रही है, वैल्यू की जा रही है बुद्धिज्म्स को। क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी में है, टॉपिक का नाम ही था मेजोरिटी इन श्रीलंका, ध्यान देना। These government decision वन आफ्टर वन अदर, मतलब कि गवर्नमेंट के डिसीजन के एक के बाद एक डिसीजन की वजह से क्या था, इंक्रीज द एंगर ऑफ श्रीलंका तमिल एंड देयर एलिएशन ऑफ टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब क्या था, एक के बाद एक फैसले जो है श्रीलंका की गवर्नमेंट के आ रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारे तमिल्स थे उन तमिल्स को क्या था, थोड़ी सी समस्या, नाराजगी इनके अंदर थी। आगे, he felt that the all political parties that Buddhist Sinalas were incentive to their language and culture, और जितने भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह थी वो सही बुद्धिज्म को या सिनालास की ही सुनती थी, सिनालास की ही वैल्यू करती थी। आगे, he felt that the constitution and the policies of the government they are being ड्राइव्ड ऑफ द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और ये बार बार ये मांग कर रहे थे संविधान से कि इनको इक्वल राइट मिले, किसको, इंडियन तमिल्स को। आगे, दे आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द जॉब एंड अदर बेनिफिट्स, और इनको बहुत सारी जॉब से या बहुत सारी अदर बेनिफिट से इनको, इनके साथ भेदभाव किया गया, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। देयर आर इंटरेस्ट आर बीइंग इग्नोर, इनके इंटरेस्ट को हमेशा इग्नोर करते चले गए। आगे, द रिजल्ट क्या रहा, ध्यान दीजिएगा। द रिजल्ट वाज दैट रिलेशन बिटवीन द तमिल एंड सिनालास कम्युनिटी डिट्रॉइटेड। अब क्या था, इनके बीच में एक बड़ा ही सिविल वॉर सा देखने को नजर आ रहा है दो कम्युनिटीज के बीच में। कौन कौन सी कम्युनिटीज है, एक कम्युनिटीज है तमिल और दूसरी कम्युनिटीज है सिनालास और इनके बीच में अब एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है। ये क्राइसिस इन श्रीलंका या ट्रबल इन श्रीलंका, ध्यान दीजिए श्रीलंका के अंदर क्या ट्रबल्स है। तो श्रीलंका तमिल फॉर्म देयर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो श्रीलंकन तमिल है वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर रहे हैं फॉर मेकिंग तमिल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। और किसको, किस चीज की मांग कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की। एंड अचीविंग रीजनल ऑटोनॉमी, इनको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। एंड डिमांडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये लोग अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे हैं और खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बना के ये मांग कर रहे हैं, किस चीज की मांग कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। किस चीज में, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये इक्वल अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, जिसके उन्होंने अपनी छोटी मोटी पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दी। बट देयर डिमांड फॉर ऑटोनॉमी फॉर द तमिल डोमिनेट रीजन वर कंसिस्टेंटली रिजेक्टेड, और इनकी सभी प्रकार की डिमांड को सिनालास गवर्नमेंट या जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। आगे, बाय द 1980s several political organizations had emerged in northeastern Sri-Lankan demanding the creation of independent Tamil इलम। ये कह रहे हैं कि नॉर्थ रीजन में छोटा सा रीजन मिल जाए जो कि किसके लिए हो, तमिल गवर्नमेंट, तमिल लोगों के लिए इंडिपेंडेंट तमिल बने और वहां पे खुद की गवर्नमेंट के एस्टेब्लिश करें। आगे, इन श्रीलंका म्यूचुअल डिस्ट्रिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज escalate into a major conflict which escalate into civil war। अब क्या था, ये जो टकराव है, ये दो कम्युनिटीज के बीच में टकराव हो रहा है और ऐसा तो लग रहा था कि ये जो टकराव है कहीं ये सिविल वॉर के बीच में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सिविल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। द रिजल्ट वाज दैट थाउजेंड ऑफ पीपल, क्या हुआ, सिविल वॉर में कन्वर्ट हुआ। सिविल कन्वर्ट होने के बाद क्या था, द रिजल्ट वाज दैट थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड के थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल, मारे गए। एंड मेनी फैमिलीज फेल देयर कंट्री एंड बिकम रिफ्यूजीज, और उनको क्या था, रिफ्यूजीज बनना पड़ा, दूसरी कंट्री में जाना पड़ा उन्हें। ठीक है, बहुत नुकसान हुआ सिविल वॉर से। द लाइवलीहुड ऑफ मेनी टाइम्स ऑफ मोर पीपल हैज बीन रन देयर दिस। आगे, द सिविल वॉर देयर हैज कॉज मेनी प्रॉब्लम इन सोशल कल्चर एंड इकोनॉमी लाइफ, और कई जाके
बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इन्हें, सोशल कल्चर इकोनॉमी लाइफ में बहुत सारी समस्या आई। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर पावर शेयरिंग सही से ना की जाए, पावर को सही से डिवाइड ना किया जाए, या किसी एक रिलीजन का, किसी एक धर्म का डोमिनेंस किसी कंट्री के अंदर हो जाए, तो चांसेस होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के, या चांसेस होते हैं सिविल वॉर होने के। तो यहाँ पे आपने देखा कि श्रीलंका के अंदर यही हुआ, दिस सिविल वॉर एंड 2009 क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। तो याद रखिएगा कि 2009 में क्या हुआ, सिविल वॉर वहां पे खत्म होता है, जिसके बाद अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है इस सेक्टर के अंदर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो कि आज खत्म हुआ, सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो अगर आपको इसी प्रकार आगे पूरी सीरीज को देखनी है या अपनी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करनी है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बहुत जल्दी आपको दूसरा पार्ट इसका देखने को मिलने वाला है। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।